हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस इज इन स्पेन। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ज़ुहैब के साथ, जो रिसेंटली अपनी न्यूट्रिशन और डाइटिक्स की स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं। इस एपिसोड में हम बात करते हैं उनकी जर्नी स्पेन आने की, स्टूडेंट लाइफ और न्यूट्रिशन डिग्री के रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में। साथ में कुछ यूजफुल टिप्स भी शेयर किए हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम ज़ुहैब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक, थैंक यू। अच्छा, फ्रॉम द सेम क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछती हूँ, सबसे पहले तो आप कब और कैसे आए स्पेन? मैं स्पेन आया था 2012 में। बचपन में ही आ गए थे फैमिली के साथ। मैं 9 साल का था तब। हाँ जी, तो पहले से ही पापा इधर रह रहे थे, तो उन्होंने अप्लाई किए और इधर आ गए पूरी फैमिली। याद है आपको अपने शुरू के दिन कैसे? शुरू में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। पाकिस्तान में आप अपने फैमिली को छोड़ के आते हैं, फिर थोड़ी सी मुश्किल हुई इधर आके। इधर भी फैमिली थी, कजन थे इधर, तो इतना मुश्किल नहीं था, इतना अजीब नहीं था लगा, तो इजीली अडेप्ट कर लिया था। हाँ जी। अच्छा, आपकी ऑलरेडी फैमिली इधर थी पहले से? जी, कजन थी, खाला थी इधर। और फिर लैंग्वेज का कैसा रहा? कितना टाइम लगा आपको लैंग्वेज सीखने में? टाइम इतना नहीं था लगा। मैं आया था 3 क्लास में का पहला, मतलब जो सेमेस्टर होता है उधर पाकिस्तान में किया था, और जो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर है वो मैंने किया था इधर स्पेन में। आया था लोग्रोनियो शहर में, तो उधर मैंने दो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर किया था। और उस वक्त लैंग्वेज के लिए वो अवला द अपोयो होती है, उसमें बेचा था उन्होंने, और उधर गया था। और बाद में जब फोर्थ क्लास स्टार्ट की थी, फिर उन्होंने नॉर्मल मूव कर दिया था। मतलब इतनी अच्छी आ गई थी लैंग्वेज, जल्दी आ गई थी। गर्मियों की छुट्टियों में भी काफी तेजी से सीख ली, तो जब फोर्थ क्लास स्टार्ट की तो उन्होंने नॉर्मल क्लास में बिठा दिया था। तो कैसा एक्सपीरियंस? स्पेनिश फ्रेंड्स स्पेनिश ज्यादा थे, पाकिस्तानी थे? नहीं, जल्दी बन गए, आपको टाइम लगा? तब लोग्रोनियो में तो काफी पाकिस्तानी थे, तो क्लास में भी थे, 2-3 लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, तो फ्रेंड्स बन गए थे इजीली। और क्लास अपोयो जो थी उसमें भी ज्यादा पाकिस्तानी थे या मरोक्की थे, तो तो इजीली आपके बन गए ज्यादा थे। फ्रेंड्स देसी कम्युनिटी में रहे हैं? जी, वही देसी कम्युनिटी। तो उनके साथ फिर ऐसे नहीं हुआ कि मुश्किल हुई आपको लैंग्वेज सीखने में? नहीं, शुरू में थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन वो भी मतलब अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे बच्चे भी, तो अच्छी कंपनी थी। जो प्रोफेसर, जो टीचर्स थी उधर, वो भी प्रमोट करते कि हम आपस में भी जितना हो सके उर्दू को अवॉइड करके हम स्पेनिश में ही बात करें, तो अच्छे थे। तो फिर आपने आगे क्या सोचा कि पढ़ाई पे फोकस था, या क्योंकि मोस्टली होता है कि स्पेशली बॉयज में तो यही होता है ना, लड़कों में आप फौरन से कि बस सोच रहे होते हैं कि जल्दी से जल्द हम जॉब में स्टार्ट कर लें? नहीं नहीं, पढ़ाई में ही फोकस था शुरू से ही। घर वालों ने भी यही फोकस रखा कि पढ़ाई करनी है, पढ़ोगे तो कुछ आगे बन पाओगे। ये काम करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, फिर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इंपॉर्टेंस काफी दी। मैंने फिफ्थ और सिक्स क्लास की थी, फिफ्थ क्लास की थी लोग्रोनियो तक, फिर हम मूव कर गए थे पम्पलोना, और अभी इधर करंटली इधर ही रह रहे हैं पम्पलोना में। और इधर ही फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, 12th तक की, बचिरातू तक इधर की। आगे फिर यूनिवर्सिटी के लिए मैंने मूव कर ली, मतलब जाता हूँ, डेली जाता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, विक्टोरिया पाइस बास्को का सिटी है। ओके, तो फिर आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड करना बहुत मुश्किल था, एबाउ किया था। 12th तक मतलब अच्छे ग्रेड आ रहे थे, काफी अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन एबाउ मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं गया था। तो मैंने अप्लाई किया था साइकोलॉजी के लिए सारागोसा में, वो भी एक ऑप्शन था, इंफर्मेरिया बार्सिलोना में, और वो भी मतलब साइंस, मेडिकल साइंस के रिलेटेड ही हमेशा शौक था, बायो एंड केमिस्ट्री। तो वो अप्लाई किया, तो जब निकला उधर सारागोसा से या बार्सिलोना से निकला, तो अम्मा को थी थोड़ी सी इशू के इतनी दूर चला जाएगा बच्चा। हाँ, और वो चाहती थी कि नज़दीक ही इधर पम्पलोना की जो यूनिवर्सिटी है इधर ट्राई करूँ कोई, तो इधर भी अप्लाई किया हुआ था। इधर इतनी मेडिकल के रिलेटेड इंफर्मेरिया है और मेडिसिन है, सिर्फ ये दो ही कर रहे हैं। तो फिर और ऑप्शंस थे, फीएमफियास, जो वैसे कहते हैं ना इंजीनियरिंग मिक्सचर था, इंजीनियरिंग और बायो केमिस्ट्री का, तो मैंने वो रख ली। लेकिन वो फिर पहला साल उधर की, इधर पम्पलोना की यूनिवर्सिटी में किया, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। मैथ्स में स्ट्रगल करता था मैं, फिजिक्स मैथ्स में। जी, केमिस्ट्री और बायो तो अच्छा कर लेता था। तो पहले साल के बाद मैंने सोचा कि मूव कर लेते हैं, मेरे टाइप का नहीं है ये जो डिग्री है बैचलर्स। तो फिर मैंने दोबारा जो अबाउ के मेरे मार्क्स थे, मैंने उन्हीं को ही, क्योंकि आपका 2 साल मेंटेन रहते हैं जो पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो मैंने ट्राई किया। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर से बार्सिलोना में आया इंफर्मेरिया के लिए, और सारागोसा में आया था फिजियोथेरापिया। और मैंने फिर उसी साल के दौरान मैंने रिसर्च थोड़ी बहुत की हुई थी, और मुझे न्यूट्रिशन का जो ना काफ़ी शौक था, तो मैंने जो विक्टोरिया की यूनिवर्सिटी है पाइस बास्को की, उधर मैंने अप्लाई किया न्यूट्रिशन के लिए, और वो उधर आ गया। तो मैंने फिर उस पर ही डिसाइड कर लिया कि यही करते हैं। बायो और केमिस्ट्री इस तरह के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, तो उधर से ही डेवलप हुआ कि डाइटिंग, इस तरह के जो आजकल सोशल मीडिया में भी हर तरफ डाइटिंग और फिटनेस का कल्चर है, तो उधर से ही थोड़ा सा शौक था कि इस फील्ड में जाना है। रिसर्च की थोड़ी बहुत,
क्योंकि इधर आसपास की यूनिवर्सिटी थी, इधर नहीं थी वो डिग्री, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो अपना एग्जाम लेते हैं और वो करने का टाइम नहीं था मेरे पास। जी, तो मैंने पब्लिक के लिए अप्लाई किया और विक्टोरिया में मेरा एडमिशन हो गया था। फिर आपको फिर जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही है फिर ये डिग्री? एक्सपेक्ट जो कर रहे थे वो डिपेंड करता है अब यूनिवर्सिटी के हिसाब से। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं ज़्यादा फोकस्ड ऑन डाइट प्लान्स, इस तरह की चीज़ों पे, क्लिनिकल ट्रायल्स, जिनके पास कह लें कि हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज होती हैं और वो उधर अप्लाई करके आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अप्लाइड वर्जन आप कर सकते हो पढ़ाई का, जो आप पढ़ रहे हो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन ये जो फैकल्टी थी हमारी, ये थी फार्मेसी और फूड साइंस की, तो इसमें न्यूट्रिशन और डाइटिशियन से ज़्यादा मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जिनकी ज़रूरत मैं मानता हूँ कि नहीं थी, रिलेटेड टू फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस। जी, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, इस तरह की जो चीज़ें ना, उनकी उनका मेरा इतना दिल भी नहीं था। जब रिसर्च की थी न्यूट्रिशन और डाइटिशियन के बारे में, तो यही था कि डाइट प्लान्स, फिटनेस और जो बीमारियां होती हैं उसके लिए, हर प्रॉब्लम के लिए एक डिफरेंट डाइट प्लान, डिफरेंट डायग्नोस, इस तरह करके, तो ये एक्सपेक्ट नहीं था किया। लेकिन बाद में फिर अच्छा गया, थोड़ा सा बोरिंग था। आप ये खत्म कर चुके हैं या अभी आप पढ़ रहे हैं इसको? अभी लास्ट ईयर में हूँ और मतलब 7th सेमेस्टर खत्म हो गया, एग्जाम हो गया, अब तिफे कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, जो फिंदे ग्रादो का है। और ओके। नेक्स्ट ईद के बाद अब मेरी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो रही है। तो मतलब कुछ थे इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगे? हाँ जी, इंटरेस्टिंग नहीं लगी क्योंकि वो था ना ज़्यादा फूड सिक्योरिटी, फैक्ट्रीज में किस तरह मैनेज करना कि कोई इशू ना हो जाए, कोई जो प्रोडक्शन लाइंस हैं उनमें कैसे आपने हाइजीन मेंटेन करनी है, सारे प्रोसेस को कैसे अवॉइड कर सकते हो कोई मसला बने, ताकि इधर के प्रोडक्ट्स एक कोने से, एक मुल्क के कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, तो अगर कोई मसला हो जाए तो ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है लोगों को। जी, तो वो फूड सिक्योरिटी है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, जब आपने इसमें एडमिशन लिया था तो आपने यही सोच के लिया ना, फिटनेस के हिसाब से, फिट डाइट एंड फिटनेस के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है कि कंप्लीट करने के बाद, ये जो डिग्री आप करेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद आप फिर उस तरफ इसको लेके जा सकते हो, या भी आपको और पढ़ना पड़ेगा, या व्हाट्स इन योर माइंड? आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है उससे मैं अब पेशेंट्स या किसी को ट्रीट करना हो, किसी का डाइट प्लान बनाना हो, वो तो बना सकता हूँ। लेकिन अभी इंटर्नशिप करने के बाद जब आप रियल, अभी तो है ना, आपने किए हैं जो भी किए हैं क्लासेस में या जो भी है, वो एक कह लें कि मॉडल्स होते हैं, आपको एक इमेजिनरी डाटा होता है, उसके साथ आप काम करते हो। जब तक आप अब रियल पेशेंट्स के साथ काम नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो अब इंटर्नशिप के दौरान मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और ज़्यादा डायरेक्ट 1-to-1 कंसल्टेंट जब होगी तो और बेहतर समझ सकूं। लेकिन आई थिंक के कर सकता हूँ। हाँ जी, आगे पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ फील्ड्स में कुछ डिटेल्स आती हैं जो आगे आप अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहो तो फिर उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। आप इस फील्ड में एंटर होने के बाद और होने से पहले आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया, या आप ऑलरेडी यू वर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स एंड एवरीथिंग? पहले इतना नहीं था, पहले तो बस ये था जो घर का खाना है वही अच्छा है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ फिर पता चला कि घर का खाना नॉट ऑलवेज गुड, और हमारा देसी जो खाने का तरीका है, जो स्टाइल है, वो तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। वन ऑफ द क्वेश्चंस यही था कि आप ये सच है कि हमारा देसी लाइफस्टाइल है और जो खाने के जो तरीके हैं बनाने के वो इतना हेल्दी नहीं है? हाँ जी, वो हेल्दी वैसे नहीं है। क्यों? उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल्स की यूज़ करते हैं हम। स्पाइसेस अच्छी हैं लेकिन कुछ लोगों को उन स्पाइसेस से बाद में डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। और इसी तरह फिर और भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ कार्ब्स हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो कि कार्ब्स एक अच्छी चीज़ है, ये नहीं कि बुरे हैं, लेकिन एक हर चीज़ की क्वांटिटी अच्छी होती है ना आपकी बॉडी के लिए। हम प्रोटीन बहुत कम लेते हैं, पाकिस्तानी डाइट जो है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। अभी जो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तेफिक है, उसमें भी मेरा यही टॉपिक है। और मैंने आपकी पॉडकास्ट पहले भी देखी जो आपने की थी, डाइटिशियन है सबा मोहम्मद, हाँ जी, उनके भी डॉक्यूमेंट रिसर्च जो थी वो भी मैं पढ़ रहा था। काफ़ी उसी लाइन में मैं भी अपनी रिसर्च लेके जा रहा हूँ। ग्रेट। तो अच्छा, आप भी फिर अपना तेफेखे इसी अपनी देसी कम्युनिटी पे कर रहे हो? नॉट ओनली देसी, मैं कर रहा हूँ इन जनरल, जो भी माइग्रेंट्स हैं जो यूरोप आते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता है, डिपेंडिंग ऑन दैट उनकी खाने में क्या चेंजेस आते हैं और उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये मेरे इत्तेफाक है। मेनली क्या होता है, आप कुछ ब्रीफली बताना पसंद करेंगे कि मेन क्या चेंज आता है? मेनली चेंजेस भी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और उनसे जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है कि इश्यूज कुछ लोगों को, जैसे हमारी अब पाकिस्तानी, हम इधर आके अपनी मूवमेंट कम कर देते हैं, अपनी एक्सरसाइज कम कर देते हैं। पाकिस्तान में कह लें कि जो मेल्स हैं वो तो इधर आके काम कर लेते हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं उनकी वर्कआउट बहुत कम हो जाता है।
बाहर जाना है वॉक के लिए थोड़ा बहुत चले जाते हैं, लेकिन इतना नहीं। और इधर आके फिर स्टाइल भी जो खाने का है वो भी हम मेंटेन रखते हैं, जैसे उधर था वही इधर। तो अगर हम अपना एक्सरसाइज कम कर रहे हैं तो हमें अपनी जो डाइट है उसको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। कैलोरीज हमें अपनी उतनी लेनी चाहिए जितनी हमें जरूरत है। और हम तो फिर खाने को समझते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ का ही खाना है। कम्युनिकेशन जो रिलेशंस है उनके लिए खाना इज बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन नॉट द प्रायोरिटी। इसके अलावा जो आप अगर आई डोंट नो आप जब डाइटिशियन का जब पढ़ते हैं उसमें तो वो बहुत स्पेनिश रिलेटेड होता है ना, लाइक उन्हीं का खाना, उन्हीं के तरीके का खाना पकाना, तो आप वो घर से कैसे कंपेयर कर पाते हो? क्या आपकी पढ़ाई में ऐसा था कि आप वो जो पढ़ रहे थे वो आप अप्लाई कर सकते हो हमारी कुजीन में भी, या बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही सेपरेट है ये? अगर बात करें सब्जेक्ट्स की तो पूरी जो डिग्री है उसमें साल के 10 सब्जेक्ट होते हैं और टोटल बन अराउंड 35-40 सब्जेक्ट हैं। तो उनमें से गिन चुन के 2 या 3 सब्जेक्ट हैं जिनमें स्पेनिश डाइट के अलावा किसी और मतलब कंट्री की डाइट्स को प्रमोट किया या बात की गई हो। एक मतलब पहला फूड कल्चर वो डिफरेंट, जैसे वो थ्रू आउट हिस्ट्री सारी एक्सप्लेन करते हैं किस तरह डाइट चेंज करती गई पैटर्न्स। और फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जहाँ पे फिर बात करनी पड़ती है दूसरे कल्चर्स की अकॉर्डिंग टू मतलब रिलीजन के हिसाब से। आप अगर किसी डिफरेंट रिलीजन का पेशेंट है तो आपने किस तरह डील करना है, उनकी क्या कल्चर है, क्या मैनर्स हैं, क्या फूड के पैटर्न्स हैं, वो आप स्टडी करते हो। तो यही 2-3 सब्जेक्ट है जिनमें थोड़ा बहुत रिलेट कर पाया था। बाकियों में फिर यही है कि जब नोट्स बनाते हो फिर आप थोड़ा सा आपको अपनी तरफ लेके जाना पड़ता है समझने के लिए जी। तो कुछ चीज़ें थी जो मैं अप्लाई करता था अपने मतलब घर की डाइट पे अप्लाई कर लिया कि ये अगर ऐसे कर रहे हैं अपनी मेडिटेरेनियन डाइट पे, क्योंकि वो इधर बहुत आप प्रमोट की एग्जाम्पल जाती दे है। सकते हो? एग्जाम्पल जैसे कि हम देसी जो खाने हैं हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का बहुत कम यूज करते हैं, और जब यूज करते भी हैं तो मीठे के ऊपर जो डेकोरेशन है वो करने के लिए करते हैं। तो उसको प्रमोट करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि इधर तो है कि ऑलिव्स ऑयल और जो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं उन्हें काफी यूज करना चाहिए, डेली लेना चाहिए। तो वो आई थिंक के मैंने अपने घर पे इम्प्रूव किया है अपने फैमिली में कि ये चीजें जो ना प्रेफर करें। और ये जो मीठे के ऊपर डालना है ये जरूरी नहीं है, वैसे भी आप ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है। आप आपके कहने का मतलब हम कर सकते हैं थोड़ा मिक्स अप, हाँ कर सकते हैं है ना, बिल्कुल। हाँ जी। वेस्टर्न और अपना देसी मिक्स करके एक हेल्दी डाइट आप लेके चल सकते हैं। अच्छा, एक और मिथ होती है कि आप जो मर्जी खा लो, बाद में आप एक्सरसाइज कर लो तो आप फिर भी फिट रह सकते हो। इसमें कितनी सच्चाई है इसमें? आप मैं तो सोच सकता हूँ जितना अभी खत्म नहीं किया, अभी बहुत सीखने को बाकी है, लेकिन मेरा आइडिया कि आप फिट रह सकते हो, लेकिन फिट इज नॉट इक्वल टू हेल्थी। आप हेल्दी नहीं रहोगे, आपकी बॉडी में आप फिट हो सकते हो, आपकी बीएमआई जो है वो नॉर्मल एवरेज रेंज में हो सकती है, लेकिन आपको फिर भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको गट इश्यूज हो सकते हैं, आप बोन्स का इश्यूज हो सकते हैं अगर आप कैल्शियम कम ले रहे हो। अगर आप मिनरल्स कम ले रहे हैं या विटामिन कम ले रहे हो तो फिर आपकी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, चाहे आप फिट हो। फिट तो बंदा सिर्फ आप किसी को देख रहे हो और आपको लग रहा है फिट है क्योंकि उसका बॉडी अगर पेट बाहर नहीं निकला हो आपको फिट लगेगा, लेकिन क्या पता उसके अंदर कौन कौन सी बीमारी है या कौन कौन सी इलनेस है। तो आप अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे देसी कल्चर में ये जो डाइटिशियन का कॉन्सेप्ट है, ये इज इट एक्सेप्टेड या आपको समझाना पड़ता है? और स्पेशली इन योर केस, जो बीइंग अ मेल और इस फील्ड में आना, क्या आपको मुश्किल रहा समझाना कि क्या चीज है? आपको कोई क्रिटिक सुनने को मिली? आप थोड़ा शेयर करना चाहोगे? समझाने में मुश्किल होती है जब आप पाकिस्तान में किसी को समझाने की कोशिश करते हो जिन्हें इतनी एजुकेशन नहीं है, जहाँ उन्हें पता नहीं है इस फील्ड के बारे में, तो तब समझाना पड़ता है, मुश्किल होती है थोड़ी बहुत। और उन्हें समझाने का बस यही तरीका है कि डाइट, अगर आप वेट लूज करना चाहते हो या वेट इंक्रीज करना चाहते हो, आप डाइट करोगे, उस डाइट प्लान के लिए आपको एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए और वो आपकी हेल्प करेगा। और दूसरा जो मैंने वक्त के साथ सीखा है लोगों को समझाना कि अगर इनको कोई डायबिटीज है या हार्ट इश्यूज हैं तो उनके लिए भी डॉक्टर तो आपको बता देता है कि आपने नमक नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन स्पेसिफिक प्रॉपर मील प्लान जो है वो आपको एक डाइटिशियन ही बना के दे सकता है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत टैबूज हैं या बहुत कम लोग जानते हैं इस फील्ड के बारे में। ये वेट लॉस तो कह लें कि सिर्फ सुपरफिशियल चीज है जो कि हर किसी कोई चाहता है, लेकिन जब आप वेट लूज करते हो या आप डाइटिशियन के पास जाते हो, आप अपनी ब्लड रिपोर्ट शेयर करते हो, उसमें से आपको बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। आयरन की कमी जो बहुत कॉमन है,
इस तरह की जो डेफिशिएंसी है वो आप अच्छा डाइट प्लान रखोगे तभी कवर होगी। ओके। अच्छा, आपका फोकस क्या होगा? हमारे देसी कम्युनिटी पे होगा? अगर आप इस चीज को, आई गेस आप इसको फिर एज अ प्रोफेशनल भी लेके जाना चाहेंगे, तो आपका फोकस क्या होगा? देसी कम्युनिटी पे या लोकल स्पेनिश या जो भी अदर मेरा कस्टमर? मेन फोकस तो है कि देसी कम्युनिटी पे ही हेल्प करूं, क्योंकि हमारा फिर वही आ जाता है ना कल्चर में। मैं ज़्यादा जानता हूँ अपने कल्चर के बारे में, अपनी डाइट प्लान्स के बारे में, अपने जो फूड है, अपने खाने हैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन ये भी और एक जो मैंने थ्रू आउट अपनी स्टडी के दौरान एक और चीज़ है कि मोस्टली मैं हेल्प करना चाहता हूँ मुस्लिम्स को, कि हम अगर डाइट प्लान बनाने जाऊँ तो इधर कुछ अगर वो चाहें कि पिग जो है सिरदो का गोश्त खाएं, वो मैं उनको डाइट प्लान में नहीं लिख के दे सकता जी। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज, क्योंकि नॉर्मल जो डाइट्स है जो यहाँ की, फॉर एग्जांपल स्पेनिश डाइट है, उसमें खामोन का बहुत ज्यादा यूज है, राइट? कि ज़्यादा नहीं, यूज इसको नहीं, अवॉइड करते हैं? ओके। अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, रेड मीट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को अच्छा लगता है तो कुछ चीज़ें होती हैं आप उनकी डाइट से नहीं हटा सकते। अगर आपको बिरयानी अच्छी लगती है और आप कहते हो कि मुझे हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा चाहिए बिरयानी, तो मैं नहीं कोई भी के मैं बाकी चीज़ें एडजस्ट करके आपको बिरयानी मुझे देनी पड़ेगी। तो इसी तरह अगर किसी को खामोन अच्छा लगता है तो मुझे कंपलसरी वो चीज़ रखनी पड़ेगी। तो वो एक पॉइंट हो सकता है कि मुश्किल का। तो इसलिए मोस्टली देसीज और मुस्लिम्स उसमें भी, या वेजिटेरियन, इस तरह की डाइट्स जो फॉलो कर रहे हैं लोग, उनमें हेल्प कर सकता हूँ। इस टॉपिक से हट के अगर मैं आपको पूछना चाहूँ, आपका एज अ देसी एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा है स्पेन में? ऐसा देसी इधर हमारी तो कम्युनिटी बिल्कुल ओवरऑल। भी, ओवरऑल कम्युनिटी इधर बहुत कम है। लोगरोनियो में जब रहे थे, 1.5-2 साल गुजारे थे उधर, तो उधर तो काफ़ी पाकिस्तानी थे, काफ़ी दोस्त भी थे। लेकिन इधर जब से पम्पलोना में, इधर बहुत कम है। स्कूल में भी कोई पाकिस्तानी नहीं था। और अब यूनिवर्सिटी में गया हूँ तो पूरी यूनिवर्सिटी में कोई एक पाकिस्तानी भी नहीं है। ओके। तो उस पॉइंट से सारे दोस्त स्पेनिश हैं। और तो फिर आप कंपेयर कर पाते हो वो जो 2 साल आप बोल रहे हैं कि जहाँ पे आपके पास एक देसी कम्युनिटी थी, और फिर जब आपने मूव किया और आपके पास कोई इस तरह का देसी सर्कल नहीं था, क्या उसमें कोई कंपैरिजन है? क्या आपने अपने आपने डिफरेंस चीजें देखी, या आपने लाइक एकेडमिकली कुछ और डिफरेंस देखा? आप कंपेयर कर पाते हो या कोई ऐसा सच इतना बिग डिफरेंस नहीं है? एकेडमिकली देखें तो जो मैंने देखा है, जो पाकिस्तानी रहे या पाकिस्तानियों के साथ, वो मैंने देखा कि ज़्यादा आगे तक एजुकेशन नहीं फॉलो करते, एसओ करके या बचीरातों करके छोड़ देते हैं, काम पे लग जाते हैं। तो ये कह सकता हूँ कि इधर जब कम पाकिस्तानी थे तो, और स्पेनिश लोग मोस्टली ऑल ऑफ देम ज़्यादा ओरिएंटेड है कि एजुकेशन चले, अगर एसओ कर लिया तो आगे एफए पे करना है, एफए पे कर लिया तो आगे यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ ना कुछ करने का उनका माइंड बना रहता है स्टडी के तरीके से। तो ये मैंने देखा कि है इधर, मैंने चेंज देखा। आपको आपको क्यों लगता है कि ऐसा? क्योंकि मोस्टली जो भी जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो यही बोलते हैं कि क्योंकि हमारे ज्यादा पाकिस्तानी दोस्त नहीं थे, क्योंकि हमारा सर्कल इतना पाकिस्तानी नहीं था या स्पेनिश था, तो हम इस चीज को लेके आगे बढ़ गए। और ऐसे देखा भी है, मैंने भी ये देखा है कि जहाँ पे ज्यादा हम अपनी ही कम्युनिटी के इकट्ठे हो जाए तो उस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते या सोचते नहीं। आपको क्या लगता है ऐसे क्यों है? इसका कोई जवाब नहीं मेरे पास। इसका मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पास इधर कम्युनिटी कम थे पाकिस्तानियों की, लेकिन कजन्स थे, तो कजन के साथ हैंग आउट कर लिया, तो वही था मेरे लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी अपनी। और फैमिली भी पीछे आपकी ये भी डिपेंड करता है ना, आपकी फैमिली अपनी कितनी एजुकेशन के सपोर्ट करती है। तो अगर आपकी फैमिली एजुकेटेड है या पीछे से आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो फिर आप आगे ज़्यादा ओरिएंटेड होके आप आगे स्टडी कंटिन्यू करोगे, पढ़ाई करोगे। अगर कुछ लोग हैं जिनकी फैमिलीज, जिनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो उन्हें, यही मैंने सुना भी है, जो देखा है, कि कहते हैं कि बेटा काम पे लग जाओ, बेटा उम्र हो गई है तुम्हारी, अब हेल्प करो घर में, तो इसलिए वो छोड़ आपको देते हैं। आपको ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ा। आपको डिफरेंस अच्छा, आपको क्योंकि 10 साल से तो ज्यादा हो गए ना, मैं कब 12-13 साल 2012, हाँ 2012 में आपने बोला है, तो आपको नजर आता है डिफरेंस? जो पाकिस्तानी उस वक्त थे, जो हमारे एटलीस्ट जो हमसे बड़ी वाली जनरेशन थी या आई थी या है, और अब जो आते हैं, आपका इंटरेक्शन हुआ है नए लोगों से, आप डिफरेंस देख पाते हो? नए लोगों से इतना इंटरेक्शन नहीं है इधर, कम्युनिटी इतनी नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं उनमें यही देखा है कि समझदार लोग हैं बहुत। मतलब आगे पहले जो था ना कि काम ही सिर्फ करना है, आप बाहर आते हो सिर्फ काम के लिए, अब लोग हैं कि ओरिएंटेड, अपना बिजनेस बनाएंगे, अपनी, चलो पढ़ाई नहीं की तो अपना कुछ करेंगे, अपना कोई इंस्टीट्यूशन खोल लेंगे, कुछ इस तरह करेंगे। अगर पढ़ाई करनी है तो फिर कुछ लोग देखे मैंने यूनिवर्सिटी तक भी गए हैं, और अगर यूनिवर्सिटी तक
नहीं पहुंच सके तो FA कर लिया, कोई कोर्स कर लिया, कुछ इस तरह का कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ जी। आपकी एस्पिरेशन क्या है आगे, क्या क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? हाँ जी, अभी कुछ प्लान डेफिनेट तो नहीं है। यही था कि कंसल्ट करूं, मतलब जो इंटर्नशिप करूंगा, लेकिन ये प्लान था कि आगे पढ़ना है, आगे मास्टर्स करने का इरादा था, लेकिन किस फील्ड में करना ये अभी कंफर्म नहीं है, कोई सोचा नहीं है। तो उसके लिए पहले एक जो शुरू में मैंने सोचा था कि फिटनेस के रिलेटेड करना है कुछ, तो डाइटिशियन का एक एक्सपर्ट कह लें कि यहाँ स्पेशलिस्ट है न्यूट्रिशन deportiva, तो न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ जी, उसमें उस फील्ड में जाने का सोचा है, या फिर जो है कैंसर के रिलेटेड। ओके, मुझे सबा याद आ जाती है, उनसे इन चीजों पे बहुत बात हो भी जाती है, और पॉडकास्ट के अलावा भी वो यही बार बार मेंशन करती है ना कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वेट लॉस या वेट गेन करना, इसमें बहुत सारी डिसीजेस को आप प्रिवेंट कर सकते हो या डिटेक्ट कर सकते हो, या कहीं ना कहीं जाके इसका आप सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हो, राइट? जी, इस तरह मोस्टली ये जो है ना आपको हेल्प करता है कि आप प्रिवेंट कर लें, और अगर आ गई है या अगर डायग्नोस हो गई है तो आप इसको डिले कर सकते हैं, आप इसकी जो कह लें कि इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अच्छा, आपने कोई ऐसी हैबिट्स या ऐसा कोई तरीका खाना बनाने का जो आपने पहले नहीं था, लेकिन अब आप और आपके घर वाले उसको फॉलो करते हैं बिकॉज आपने उसमें फायदा देखा है? सबसे बड़ा मिरेकल है और सबसे दुनिया की बड़ी इन्वेंशन है एयर फ्रायर। ये जो है ना, ये मिल गया है ना, इससे बहुत लोगों की डाइट अच्छी हो गई है, क्योंकि हम ऑयली बहुत खाते हैं खाने, फ्राइड चीजें, डीप फ्राइड, तो इससे एयर फ्रायर से ये आसानी हो गई है कि तो इससे थोड़ा सा अवॉइड किया हमने घर पे भी एयर फ्रायर का यूज करते हैं, या अगर ट्राई करना भी है तो पैन फ्राइंग कर ली, ज्यादा ऑयल नहीं यूज करते जी। और बाकी तो नॉर्मली चल रहा है। आपको कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि आपके घर में ऐसे बन रहे हैं और आपने बोला कि इसको ऐसे ना करें? डेली की रूटीन में ये तो फिर वो उनका चलता है ना कि हम तो ये सदियों से यूज कर रहे हैं, हमारे बाप दादा भी यही करते थे। मैं कहता हूँ करते थे, लेकिन उनका लाइफस्टाइल भी डिफरेंट था, वो सारा दिन खेतों में काम भी करते थे, वो उनका डिफरेंट लाइफस्टाइल था, रहने की जगह जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट थी। आप अब किसी और इन्वायरमेंट में रह रहे हो, इधर के मौसम डिफरेंट है, उधर गर्मी होती थी, उधर आप कैलोरी ज्यादा बर्न करते थे, इधर आपकी मौसम अच्छा है, आपकी इतनी मूवमेंट भी नहीं है, तो आप सारा दिन बैठे भी रहते हो एक जगह पे, तो ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं आपकी डाइट, आपकी हेल्थ पे। अनदर, अगर कोई ऐसी टिप, जैसे फॉर एग्जांपल देसी, आपने ड्राई फ्रूट का बताया, देसी घी के बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि एक पॉइंट पे आ गया था जो देसी जो घी है ये इसको अवॉइड करना, ऑयल करना, और अब सुनने को आता है नहीं, इट इज गुड। इज इट गुड? जितना मैंने भी सुना है या जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें, तो मैं यही बोलूंगा कि इट इज गुड। हर चीज, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, ये हर चीज को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। हाँ जी, तो अगेन सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसने हमारी डाइट पे, या ये फिट होने की जो हम बात करते हैं कि टू लुक फिट और फिटनेस पे, आपने जो नोटिस किया है का अच्छा इफेक्ट आ रहा है लोगों को पर, या ये भी हम एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा भी आ रहा है और बुरा भी आ रहा है। अच्छा इस सेंस में आ रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि ये चीज जरूरी है, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना ये जरूरी है, लेकिन बहुत सारी चीजें अब लोग दिखा देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको नहीं पता वो पीछे क्या क्या कर रहे हैं। जैसे आप ओजेम्पिक का यूज कर रहे हैं, इस तरह की वेगोबा, इस तरह की चीजों का यूज कर रहे हैं, और सामने आके आपको फिटनेस दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे जिम जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ऐसे कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत से लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, और ज्यादातर जो है मोस्टली छोटी लड़कियां ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, कहने की एक फिगर बनाना है अपनी बॉडी का, उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट करती है। तो सोशल मीडिया के अच्छे भी इफेक्ट हैं, लेकिन ज्यादा जो मैं सोचता हूँ कि बुरे भी हैं। अभी आपने मेंशन किया ओज़ेम्पिक, और एक और नाम जी, मैंने वेगोबाई सुना भी है। है, सेमाग्लूटाइड, बहुत सारी हैं। हाँ, आप इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये एक्चुअली है क्या, और किस तरह इसको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में, या लोग इसको किस तरह परसीव कर रहे हैं? ज्यादा डिटेल में जाने से बगैर जो नॉर्मल लोगों को समझ आए, ये कहने की एक मेडिसिन है जो कि डायबिटिक्स के लिए बनी थी, और ये आपकी करती है कि शुगर को कंट्रोल करती है, इंसुलिन आपके रिलीज करती है, उन हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो अगर इसका एक साइड इफेक्ट है वेट लॉस, और ये जो साइड इफेक्ट है इसको लोगों ने कह लें कि यूज करना शुरू कर दिया एज द मेन इफेक्ट। लोगों को लगता है कि यही इसका मेन इफेक्ट है, यही इसका मेन पर्पज है, तो बहुत सारे जो फेमस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं अब। तो इससे आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ड्रास्टिकली होता है, तो इससे आपके और ज्यादा, जितने आप कह लें कि एक बीमारी आप सोल्यूशन तक लेके जाएंगे, आप अपना वेट कम कर लेंगे, लेकिन इसकी वजह से आपको और ज्यादा बहुत मसले हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी डाइट में चेंजेस नहीं कर रहे, आप अपनी हैबिट्स में चेंजेस नहीं कर रहे। आप जो डेली, अगर आप अब ओजेम्पिक लगा लोगे, बाद में आप 10 दिन बाद वही खाने आप अपने ऑयली खाओगे या शुगर भर भर के खाओगे, तो और
साल 2 साल में आप फिर वही उसी स्टेज पे आ जाओगे जिधर आप पहले थे। जो वर्क करना है, जिधर काम करना है, वो अपनी हैबिट्स पे, अपनी लाइफ़स्टाइल पे उधर चेंजेस लेके आनी है। और क्या ये लीगल है? आई मीन अगर आप हाँ फॉर जी, अब एग्जांपल कोई पहले भी मतलब कोई भी ले सकता है इसको? नहीं, पहले इसका था ना, जो डायबिटिक्स के लिए ना वो इलीगल है लेना। उसे सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिख के देता है वो ही ले सकते हैं लोग। लेकिन इसको फिर ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर दिया गया। इसकी प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गई और जो डायबिटिक्स लोग हैं वो इसको उनका एक्सेस कम हो गया। वो ले नहीं पा रहे थे, उनको मिल ही नहीं रही थी ये। तो अब और नई-नई ब्रांड्स आ रही हैं जो इसको डायरेक्टली एज़ वेट लॉस प्रमोट कर रही हैं। तो वो आप ले सकते हो, वो लीगल है। इधर आई थिंक स्पेन में अभी नहीं आई या आ गई, अभी ये मुझे कंफर्म नहीं है। क्या ये सही है? यूज़ करना है इसका? मेनली तो जिसके लिए बनाई गई थी वो तो कहने के अच्छे के लिए बनाई गई थी नहीं, ना, वेट लॉस डायबिटीज के लिए। इसे मोस्टली तो प्रमोट किया जाता है उन लोगों के लिए जिनकी कहने के बीएमआई बहुत ज्यादा हो गई है, ओवरवेट से भी बढ़ गए हैं। तो शुरू की कहने के थोड़ा सा आपको इम्पल्स देने के लिए, ताकि आप शुरू करो अपना प्रोसेस, तो आप ये ले सकते हो ताकि आपका वेट थोड़ा सा कम हो जाए। फिर बाद में आप अपनी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करो, एक्सरसाइज कर सको। क्योंकि शुरू में कुछ लोगों का वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो मूव भी नहीं कर सकते अपनी जगह से। ओबेसिटी की मतलब जो लेवल्स है ना, वो 40 बीएमआई तक पहुंच जाते हैं, 50 बीएमआई। तो वो बाद में उनके लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले फिर इस तरह की चीजें करके या सर्जरीज करके आप कम कर सकते हो वेट। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, डाइट करो, उससे फिर आप कोई टिप देना चाहेंगे जो हम जैसे आप भी एक देसी हाउस होल्ड में रहते हैं, और कोई ऐसी टिप आप देना चाहिए कि विदाउट चेंजिंग टू मच ऑफ अवर लाइफस्टाइल, अवर ईटिंग हैबिट्स, हम छोटी छोटी ऐसी क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसमें एटलीस्ट थोड़ा सा तो फर्क आएगा? जिसमें थोड़ा बहुत फर्क आए, हम नॉर्मली एक जो मैंने चीज देखी है कि हम आटा लेते हैं, लेकिन जो आटे की बोरी आती है इधर, हम वही लेते हैं। वो हमें चाहिए कि छोटा सा चेंज करके हम यूज कर सकते हैं इंटेग्रल जो है आटा, वो यूज कर लें। या अगर हम ले रहे हैं पास्ता ले रहे हैं, क्योंकि वो तो प्री मेड ही बना होता है, तो उसमें हम चूज कर लें कि जो इंटेग्रल प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करें। फाइबर सब्जियों का ज्यादा यूज करें, क्योंकि हमारे कल्चर में ये भी है ना कि गोश्त गोश्त अच्छी चीज है, सबसे बेस्ट चीज है गोश्त। गोश्त खाओगे तो सेहत बनेगी। लेकिन जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में आपको चीजें मिलती हैं, वाइटामिन या मिनरल्स मिलते हैं, वो आपको कई दफा मीट में नहीं मिल पाते, या आपकी कुकिंग के दौरान वो चीजें गुम हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। क्योंकि हमारा कुकिंग स्टाइल ही इस तरह का है कि वो ऑयल में डीप फ्राई करना, या अगर हम स्टेक्स बना रहे हैं तो वो चीजें गुम जाती हैं। तो हमें उसके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इंटीग्रल प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। आपको क्या लगता है स्पेन में जो देसी कम्युनिटी है वो इस चीज जो हम जिस तरह बात कर रहे हैं हेल्थ की, इसको सीरियसली लेती हैं या इग्नोर कर देते हैं ये चीज जब तक बात बीमारी एक्सट्रीम तक ना पहुंच जाए? आपको क्या लगता है कोई इस चीज को सीरियस लेता है, या आप एक्सपेक्ट करें कि आगे इसको कोई सीरियसली लेगा? हमारे जो देसी लोग हैं वो इतना इसको सीरियस नहीं लेते। छोटा सा मसला होगा, कहेंगे ठीक है, खैर है, अपने आप ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना। इधर तो मतलब जो है हेल्थ है वो भी फ्री है, आप जा सकते हो, टाइम लो, सीता लो और डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन फिर भी कहने की सुस्ती है एक किस्म की कि क्या प्रोसेस है, क्या मतलब टाइम लोगे, फिर टाइम आएगा, फिर जाओगे, तो प्रोसेस कई दफा थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं अगर कोई ज्यादा मसला हो। उसकी टाइम्स बहुत लंबे लंबे, तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो लूज हो जाता है। लोग अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि क्या इतना वेट करेंगे। आहिस्ता 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 थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस आ रही है लोगों में कि हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। इसको सबसे पहले अपना जो मेन पॉइंट है वो हेल्थ होगी, तो फिर ही कुछ और होगा। हमारी जनरेशन ले रही है थोड़ा बहुत सीरियस। जनरेशन में भी अगर बात करें तो लेडीज इसको ज्यादा सीरियस लेती हैं। मेल्स के अगर मैं डेटा देख रहा था, और कि जो स्पेन में मेन जो मर्दों का इन्वर्जन है, मतलब जो जितना इन्वेस्ट करती है ना गवर्नमेंट लेडीज की हेल्थ पे, वो बहुत ज्यादा है मुकाबले इन कंपैरिजन मर्दों पे। मर्द क्योंकि साल में शायद या कुछ चंद माह में एक दफा जाते हैं, लेडीज का हर महीने बाद या छोटी से छोटा मसला हुआ तो लेडीज डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं। तो ये चीज हमें मर्दों में भी प्रमोट करनी चाहिए। इसका आपको क्या लगता है, इज इट बिकॉज मर्दों में इतनी बीमारियां नहीं होती या वो जल्दी जाते नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि जल्दी जाते नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम खुद ही कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे, मर्द को दर्द नहीं होता। यही हमारी सोच भी है देसी की, तो इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज आप करना। डोंट यू थिंक मे बी फीमेल की ज्यादा हो सकता है कि उनको ज्यादा बीमारी है या ज्यादा उनको नहीं, मैं फेस करना पड़ता है? नहीं, मेरा आइडिया है कि फीमेल्स जो है अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं। वो अपनी जो, अब हाउस वाइफ की बात करें, मेरी अम्मा हाउस वाइफ है, तो वो अपनी डाइट को भी काफी रेगुलरली फॉलो करती हैं, अपनी अच्छी मेंटेन करने की कोशिश करती हैं डाइट को।
तो लेडीज की ये जो ना हैबिट्स वो अच्छी हैं इन कंपैरिजन मेल्स, तो उन्हें बीमारियां भी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो भी लेडीज की ज्यादा है, उन्हें बीमारियां कम ही है इसीलिए ज्यादा है। जो लोग हैं जो मेल्स हैं ज्यादा फिटनेस में ना वो इस चीज के बारे में फोकस रहते हैं, जिन्हें जिम ट्रेनिंग्स करनी है वो डाइट प्लान्स और मील्स के थोड़ा और कुकिंग सीखते हैं इस तरह की चीजें, और लेकिन जो बाकी के मेल्स हैं वो इतना फोकस नहीं है इस चीज के बारे में, उनका ध्यान नहीं है इतना। हम अब जैसे आप रेस्टोरेंट्स में कहीं जाते हैं या बाहर खाने का सोचते हैं तो इतने ज्यादा हमारे पास आई डोंट नो उधर पम्पलोना में क्या सीन है, बहुत ज्यादा हलाल ऑप्शंस नहीं होते। नहीं, आपके पास बार्सिलोना में तो फिर भी बहुत ज्यादा है, इधर स्पेन में तो, इधर पम्पलोना में तो बिल्कुल कम है, इधर एक दो रेस्टोरेंट है और बाकी तो सब डोनर केबाब्स हैं, उन पे आप तो फिर क्या इन केसेस में फिर आप कैसे, बिकॉज ईटिंग आउट इट्स नाउ जस्ट अ थिंग, और स्पेशली हम लोगों में तो वैसे भी इट्स इजी, हमारे पेरेंट्स तो फिर भी कहते नहीं घर खा लें या घर बना लें या कुछ इस तरह, हमें होता है कि बाहर से मंगवा लें या खा लें। तो इन केसेस में फिर आप डोनर्स और ये तो फिर हेल्दी नहीं है ना, आप वंस इन अ वाइल ले लें, तो आप हेल्थी ऑप्शंस फिर कैसे रखें? उसमें इधर ऑप्शन जो स्पेनिश ब्रांड्स हैं जो इधर के इनके रेस्टोरेंट्स हैं उनमें फिर आप वेजिटेरियंस ले सकते हो, वो ऑप्शन मिल जाते हैं, और अगर ये नहीं तो फिर इधर थोड़े बहुत हैं कोई अरेबिक मरोकी रेस्टोरेंट, उनसे फिर आप ले सकते हो चीजें, वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर आप व्हाट्स योर ओपिनियन, बाहर खाना अनहेल्दी है? बाहर का खाना जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो कह लें मैकडोनल्ड्स है या KFC है, इस तरह की चीजें, ये अपने प्रोडक्ट्स में बहुत एडिटिव्स, इस तरह की कंसर्वेंट्स, इस तरह की चीजें यूज करते हैं, केमिकल्स, जो कि अच्छे भी होते हैं, ये नहीं कि सब बुरे हैं, क्योंकि अब आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर लें वो भी इस तरह के केमिकल्स यूज करते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट या उनकी लिमिट्स जो है ना वो एक रेंज के अंदर होती हैं। तो अगर आप डेली पे बेसिस पे बाहर का खाना खा रहे हो, बर्गर्स खा रहे हो, इस तरह की चीजें, तो फिर आपकी हेल्थ पे अफेक्ट आएगा। अगर हफ्ते में एक बार जा रहे हो फिर तो कोई मसला नहीं। ओके अच्छा, और कोई ऐसा टिप जो यंग पेरेंट्स हैं जो उनके बेबीज हैं अभी छोटे, कितना जरूरी है कि आप शुरू से ही एक अच्छी हैबिट डेवलप करें? आई थिंक कि शुरू में जो है ना हमारे देसी अच्छे से ही शुरू करते हैं, बाद में आके गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। शुरू में जब बच्चे मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इधर अब एक टेक्निक कह लें कि ज्यादा प्रमोट की जा रही है, बेबी लेड वीनिंग, मतलब कि बच्चे को खुद ही खाना दो, वो खुद ही चूज करे क्या उसे खाना है और क्या नहीं खाना, और वो खुद ही मतलब चीजें उठाए और खुद ही खाए, 6 महीने से बड़ा या साल से बड़ा बच्चा है ना उसके लिए। और ये चीज मैं काफी देखी है कि हमारे देसी जो है ना ये इसको शुरू से प्रमोट करते हैं कि बच्चे को चलो साथ में बिठा के खाना खिला रहे हैं, निवाला पकड़ा दिया रोटी का, या कोई फ्रूट्स हैं तो वो काट के छोटे छोटे दे दिए, तो ये चीज शुरू से तो काफी अच्छे से प्रमोट करते हैं, लेकिन बाद में आके जब कहना कि 2-3 साल के होते हैं, जब स्कूल जाना शुरू होते हैं, तो फिर हम कह लें कि गलत साइड पे चले जाते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड्स हैं, बिस्किट्स और कैंडीज, इस तरह की चीजें ये हम अपनी डाइट में ले आते हैं ना, बच्चों की डाइट में चॉकलेट्स, इन जो चीजों आपने को अवॉइड करना चाहिए। सॉरी, जो भी आपने बोला लेट द बेबी विन, और आई डोंट नो बेबी लेड व्हाट विनिंग द, उस टेक्निक का नाम है, ओके, लेकिन हाँ जी बेबी को मतलब खुद ही चूज आपको करना है। आप उसको क्या, आप उसकी फेवर में बात कर रहे हैं? हाँ जी, उसके फेवर में। लाइक हाँ, वो अच्छा होता है कि जी बेबी वो खुद अच्छा है, चूज करे। बेबी खुद चूज करे, खुद उसे मतलब आप उसके सामने ऑप्शंस रखें ना, अगर आप कह लें कि एक एप्पल है उसको उसी साइज का काटेंगे जितना वो खा सकता है, तो एप्पल रख दें, बनाना रख दें, या कोई और फ्रूट्स रख दें, स्ट्रॉबेरीज रख दें, तो वो खुद ही कलर्स देख के बच्चे की इसी तरह फिर सेंसिटिव अपनी हैबिट्स डेवलप करेगा कि ये फूड अच्छा है, इसका जायका मुझे अच्छा लग रहा है, तो ऐसे वो खाएगा। तो बट फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी को सिर्फ बनाना पसंद आ रहा है या एप्पल पसंद आ रहा है, वो डेली एक ही चीज पिक करेगा, ऐसे नहीं है कि आप चेंज करते रहे ना फूड्स को, हाँ जी फूड को चेंज करते हैं, या उनको बनाने का तरीका या उनकी शेप डिफरेंट कर दें, ताकि बच्चों को ये भी होता है ना कि शेप डिफरेंट है या कलर डिफरेंट है या उनका टेस्ट डिफरेंट, तो फिर वो चूज करते हैं। उनके साथ गेम्स खेल के कुछ उनको प्रमोट करें हेल्दी ईटिंग्स। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी, उनके माइंड में ऐसा क्या होता है कि टू हैव दैट ऑप्शन इट इज बेटर फॉर देम, मतलब आप यही बोल रहे हो ना कि बेटर देन प्रोवाइडिंग वन थिंग, आप उनको 2-3 ऑप्शन दे दें और वो खुद चूज करें। हाँ जी, इससे यही प्रमोट किया जाता है ना कि बच्चे को शुरू से आप सिखा दें, आप उसके मतलब शुरू से उसकी हैबिट्स इस तरह की बना दें कि ये चीजें हेल्दी हैं, आपको इसमें से चूज कर सकते हो, और इसमें से अगर चूज करोगे तो तुम्हारी मोबिलिटी फंक्शन, बच्चा क्योंकि जब हेल्दी खाएगा तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, तो उसकी इंटरनल सिस्टम्स को भी कह लें कि बच्चे को तो नहीं पता, लेकिन उसकी इंटरनल सिस्टम्स भी ग्रो कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं अच्छे से, तो उसके लिए फेवरेबल होगा। ओके ओके, और फिर आपको क्या लगता है कि वो जो फिर आप बता रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद फिर हम प्रोसेस्ड फूड पे आ जाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? वो मैं तो बोलूंगा कि देखा देखी में हम करते हैं
कि साथ वाले बच्चे ने ये लेके गया, आज जैम लेके गया, आज नोसिया लेके गया था, तो हम भी मुझे भी लेके जाना। बच्चे तो जिद करते हैं, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा बहुत कंट्रोल करना। और अगर यूज करना भी है तो हफ्ते में आप रूटीन बना लेना। अभी तो कुछ स्कूल्स में ये भी बना है कि बच्चों को जो लंच बॉक्स दे के भेजना है, उसके भी वो एक देते हैं, पाउचेस देते हैं, और आपने वही फॉलो करना है कि किस दिन क्या चीज दे सकते हैं। तो वो अच्छा इधर का इनिशिएटिव है, जो इधर की गवर्नमेंट है और कॉमेडोरस है, उनका ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो हाँ जी, हमारे देसीज को भी चाहिए कि इस चीज पे फोकस करें कि डेली के बिस्किट्स देना या चॉकलेट्स देना, इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है बच्चों के लिए। उसके अलावा कई अच्छा दफा आपने पेरेंट्स ये भी सोचते हैं ना कि बच्चे के लिए कंफर्टेबल होगा खाना, ये बोयरिया या बिस्किट्स या इस तरह की पेस्ट्रीज खाना बच्चे के लिए इजी हो जाएगा। आराम से उधर जूस है तो जूस दे दिया, बच्चा आराम से पी लेगा उधर। तो इसलिए हमें शुरू से ही वो कह रहे थे ना, बेबी लेड वीनिंग के थ्रू आप उनको सिखा देते हो किस तरह हर चीज को खाना है, तो वो पहले से ही सीखते जाते हैं, अपनी हैबिट्स बिल्ड करते जाते हैं, ताकि अगर आपने फ्रूट भी रख के दोगे ना लंच बॉक्स में, तो वो खा लेंगे इजीली। ओके, इट्स ऑल अबाउट द हैबिट्स। जी। नाइस। अच्छा, हमने अब ये तो बात कर ली कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी देसी हैबिट्स या लाइफस्टाइल है, या जो हमारा देसी खाने पीने का तरीका है, वो उसमें हमने थोड़ी सी जो बुरी चीजें थी वो तो हमने बात कर दी। लेकिन जो एक्चुअली हेल्दी भी कुछ हम करते होंगे या यूज करते होंगे, कोई ऐसी चीज है जो हमारे कल्चर में हम करते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ? हेल्दी ऑप्शंस में हम डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। दूध हम बड़ा प्रमोट करते हैं कि बच्चे को दूध देना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को भी हम कहते हैं कि दूध पियो। दही का यूज करते हैं काफी, तो वो आई थिंक एक अच्छा पॉइंट है इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करना। और इसके अलावा भी हम यूज करते हैं, जैसे हम सब्जी यूज करते हैं, इतनी इतनी नहीं, लेकिन सब्जियों का यूज करना, वेजिटेबल्स का, वो भी अच्छा। स्पाइसेस का यूज करना, ये जो इधर के डाइट प्लान है या इधर की जो डाइट स्टाइल है, कल्चर है, उसमें इतना स्पाइसेस का यूज नहीं है। लेकिन स्पाइसेस का कोई कहने के नुकसान भी इतना नहीं है अगर आप एक्सेसिव लिमिट्स में ना जाएं तो। ओके, हम वो यूज कर सकते हैं हम वो यूज कर सकते हैं, हाँ जी। वो आपकी खाने के मतलब टेस्ट ही बढ़ाती हैं। और आप कई दफा कुछ ऐसी भी हैं जिनके मॉलिक्यूल, जिनके केमिकल्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे भी हैं, जो आपको प्रोवाइड भी करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं अदरक यूज कर ली, सौंफ यूज कर ली, इस तरह की चीजें जो ना आपके लिए हेल्दी भी हैं। हाँ, ये हमारे डेली खाने में होती है जी, ऑलमोस्ट। हाँ जी। ओके। अच्छा, अब लास्ट पे आप से ये पूछना चाहूंगी कि ये जो डाइटिशियन से कंसल्टेशन है, ये जो हर अपने लिए स्पेसिफिकली, ये नहीं कि आप किसी का देख रहे हो तो आप उसको फॉलो कर लो, एक पर्सनलाइज्ड एक होती है, कंसल्ट करते हैं आपको, वो कितना जरूरी है एज अ डाइटिशियन, और देखिए क्यों कि जरूरी है? हाँ जी, अगर आप वही अगर एक प्री प्लान डाइट प्लान ले लेंगे, चैट जीपीटी सारे लोग आजकल ले रहे हैं लोग, कि ये मेरा वेट है, ये मेरी हाइट है, इस तरह मुझे चाहे डाइट प्लान बना दो, ये मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये मुझे नहीं अच्छी लगती। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट डाइटिशियन का काम है ना, क्योंकि वो आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आएगा। चैट जीपीटी को इतना पता है सिर्फ जितना आप उसको बता रहे हैं, उसको नहीं पता कि आपके और क्या क्या इश्यूज हैं। और अगर आप 1-1 कंसल्टेंट कर रहे हैं या किसी के सामने जाकर बैठ रहे हैं, या उसके पास आपकी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हैं, सैंपल्स हैं, जो भी हैं, तो उससे उसे अच्छा बेहतर पता चल जाएगा। या आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको देख के ही पता चल जाता है कि इस पेशेंट में इस चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसीज है, तो वो बेहतर है एक प्री प्लान डाइट प्लान से बेहतर है कि एक कंसल्टेंट के पास जाएं, उसको दिखाएं, वो आपको बना के देगा फुली पर्सनलाइज। क्योंकि आपके कल्चर पे डिपेंड करेगा, आपकी रूटीन जो पहले आप फॉलो कर रहे हैं उसे आहिस्ता आहिस्ता लेके मूव करेगा ना। क्योंकि जो पहले के बने हुए हैं वो तो एक ड्रास्टिक चेंज आता है, तो वो ड्रास्टिक चेंज कई दफा हमको ऐसे भी करता है, हम छोड़ देते हैं बिल्कुल, हफ्ता की डाइट और बिल्कुल छोड़ दी, फिर लूज कर देते हैं इंटरेस्ट। तो अगर हमारे लिए बिल्कुल एडजस्टेड होगा, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स को ध्यान में रखते हुए, या हमारे अगर काम कर रहे हैं, किसी दिन सुबह की शिफ्ट है, किसी दिन शाम की शिफ्ट है, तो वो भी डाइटिशियन तो फिर सब कुछ देख के करेगा ना, तो वो अच्छे से कर पाएगा। और इस सब में एक्सरसाइज का कितना हाथ होना चाहिए? एक्सरसाइज इज मतलब काफी इम्पोर्टेंट है। जो इधर की कह लें कि पिरामिड de la comida है, पिरामिड de la alimentación है, जो प्रमोट करते हैं, उसमें अगर देखें आप तो सब में लास्ट वाले में वाटर और एक्सरसाइज भी आता है। तो एक्सरसाइज भी बिल्कुल आप सेडेंटरी नहीं रहें, आप मूव करें, दिन में एटलीस्ट 10 के स्टेप्स अपने पूरे करने की कोशिश करें। और अगर 10 के नहीं कर सकते तो वही इक्विवेलेंट उसका बनता है कि आधा घंटा वॉक कर लें जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मूव करते रहेंगे आपके जॉइंट्स में भी मसला नहीं होगा। आपके मतलब एक चीज़ का फ़ायदा सिर्फ डाइट पे या आपके वेट पे नहीं है, इसके आपके और भी ऑर्गन हैं उन पर भी फ़ायदा आएगा। चलो, थैंक यू सो मच, Zohaib. Thank you for your time. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। And good luck for the future.